My dear students, I am Roof Tantre with one more amazing video. I just need your 20 minutes full of attention, and after that you will be doing all examples. आप हर एक एग्जाम्पल कर सकते हो जहाँ पे आपको बॉन्ड लेंथ के बारे में बताया जाता है, बॉन्ड लेंथ कैलकुलेशन, बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन, स्ट्रक्चरल एनालिसिस एज वेल एज बॉन्ड एंगल एनालिसिस और बॉन्ड एंगल कंपैरिजन। ये चीज़ें हम करते हैं केमिस्ट्री में। मैं एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करूँगा। आई विल स्टार्ट फ्रॉम वाटर। लेट्स हैव अ लुक। ये वाटर मॉलिक्यूल है H2O एंड मैं इसी ग्रुप का एक और मॉलिक्यूल लूंगा H2S। तो जब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जब हम इनका बॉन्ड एंगल के मतलब जो इनकी रिलेशनशिप होती हैं, इनका कंपैरिजन जब करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्ड एंगल्स, हम देखते हैं कि इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 104.5 डिग्रीज, वाइल इसका बॉन्ड एंगल जब हम देखते हैं ये होता है ऑलमोस्ट 92 डिग्रीज। तो ऐसा क्या लोचा हो रहा है यहाँ पे, ऐसा क्या मसला हो रहा है कि यहाँ से यहाँ जाने तक बॉन्ड एंगल इतना डिक्रीज हो रहा है। तो ये चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए इन पे मतलब वो एक्सप्लेनेशन देना, फिर स्टूडेंट्स को समझाना, ये एक बहुत ज़्यादा हैक्टिक जॉब बन रही है आजकल। लेकिन आज मैं आपके सामने एक ऐसे रूल के साथ आया हूँ जिस रूल को पढ़ के आप तमाम एग्जाम्पल्स, चाहे वो जेईई मेंस की एग्जाम्पल्स हो, चाहे वो नीट की एग्जाम्पल्स हो, इवन आई विल बी कंप्लीटिंग ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम CSIR नेट। सो लेट्स हैव अ लुक नाउ। जब हम 11th स्टैंडर्ड में देखते हैं तो हम कहते हैं कि हम एक रूल पढ़ते हैं कि बॉन्ड एंगल जो होता है, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। हम क्या कहते हैं कि बॉन्ड एंगल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम। हम इसी चीज़ से इनको एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन क्या केमिस्ट्री है इसके पीछे? क्या हमने आज तक कभी इस पे ध्यान दिया है? हम रट्टा लगाते हैं कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम, फिर हम बोलते हैं ऑक्सीजन की हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सल्फर की लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो जिसकी वजह से यहाँ से बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता है। इतना मतलब अगर इतनी मतलब डिफरेंस है और मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, लेकिन फिर भी इतना बॉन्ड एंगल यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज नहीं होगा। इसके पीछे केमिस्ट्री होती है, इसके पीछे लॉजिक होता है। वही लॉजिक हम आज एक्सप्लेन करेंगे। हमारे जो बच्चे होते हैं, हमारे जो इवन टीचर्स में, अगर मैं टीचर्स की बात करूं, टीचर्स भी बोलते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज फुल ऑफ दिस एक्सेप्शंस, बट दिस इज ऑल नॉनसेंस। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैज नो एक्सेप्शन। दिस इज ऑल each and everything in inorganic chemistry has an explanation, but it is our weakness that we do not seek for that application, and in short we say that this inorganic chemistry is full of exceptions. Let's have a logical approach to inorganic chemistry. Let's take some more examples. I will be giving this example a rest. Let's note it. Let's give it an first equation, some sort. Let's name it as A, suppose. Okay, now I will go for one more example. I have a molecule called NH3. now अब सेम I will be taking the same central atom. मैं एक और मॉलिक्यूल लूंगा जहां पे मैं सेम सेंट्रल एटम लूंगा, लेकिन जो सराउंडिंग एटम्स हैं वो डिफरेंट लूंगा। फिर देखेंगे हम फर्क। ओके, ये है NF3। मसला क्या है? जब हम इसका बॉन्ड एंगल देखते हैं वो 107 आता है। ओके, और जब हम इसका बॉन्ड एंगल देते हैं वो आता है 100 के ज़्यादा ही आता है, लेकिन अराउंड आता है 102 डिग्रीज। ओके सब ओके। तो यहाँ से यहाँ जाने तक अगर आपने अभी बताया, आपके हिसाब से जो आजकल बुक्स अनस्टैंडर्डाइज्ड बुक्स पढ़ा जाती हैं, तो यहाँ से यहाँ जाने तक फिर आपको क्या होगा? यहाँ पे तो सेंट्रल एटम सेम है, लेकिन फिर ये बॉन्ड एंगल डिक्रीज क्यों हुआ? ये भी तो एक्सप्लेन करना है हमें। एक और एग्जांपल लूंगा मैं। हाँ, मैं लूंगा एक सेंट्रल एटम कार्बन, यहां से लूंगा Cl। ओके, दिस इज CCl, दिस इज अ बॉन्ड। नाउ आई विल बी ज्वाइनिंग दिस विद H। यहां से मैं इसको H ज्वाइन करूंगा। एक और एग्जांपल लूंगा मैं यहां से with a different color।
ओके, सपोज ये सी है अगेन, ये Cl है अगेन, और यहां से हम इसके साथ ज्वाइन करेंगे F एंड F। क्या कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा कि ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा बड़ी होगी कि ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा बड़ी होगी? किस बेसिस पे आप कहोगे? कौन सा मतलब आप रूल लगा के कहोगे कि ये बॉन्ड लेंथ, इनका कंपैरिजन आप कैसे कर पाओगे? ये दूसरी है, लेट्स नेम इट एज बी। ओके, एक और एग्जांपल मैं लूंगा, ठीक है, एक और एग्जांपल विद अ डिफरेंट कलर। मैं लूंगा ये वाली एग्जांपल, N2F4 वर्सेस N2H4। यहां पे भी हमें बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करना है। सपोज दिस इज N सिंगल बॉन्ड N, दिस इज F, दिस इज F, दिस इज F, दिस इज F। ये लूंगा मैं, दिस इज N सिंगल बॉन्ड N, दिस इज H, दिस इज H एंड दिस इज H। ये भी तो क्वेश्चन है, इसमें ये वाली बॉन्ड लेंथ ज्यादा लंबी होगी कि ये वाली बॉन्ड लेंथ ज्यादा लंबी होगी? ये भी तो एक्सप्लेन करना है हमें। लेकिन किस चीज के बेसिस पे हम ये एक्सप्लेन करेंगे? हम कौन सा रूल लगाएंगे यहाँ पे कि एक स्टैंडर्डाइज्ड रूल जिसकी कोई एक्सेप्शंस ना हो, जिसकी कोई ड्रॉबैक्स ना हो? आपको नहीं लगता है ऐसी चीज की हमें जरूरत है? तो चलते हैं उसी रूल की तरफ हम जाएंगे आज। वही रूल मैं आज आपको सिखाऊंगा, और इसके बाद आई एम गिविंग यू माई वर्ड कि कोई भी दुनिया में कोई भी एग्जाम्पल, चाहे वो स्ट्रक्चरल एनालिसिस की एग्जाम्पल हो, चाहे वो बॉन्ड एंगल कंपैरिजन की एग्जाम्पल हो, या कुछ और हो, you will be doing that very easily. Okay, so let's move. इस रूल को कहते हैं बेंट्स रूल। बेटा आपने सुना होगा, दो रूल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक को कहते हैं ड्रैगोज रूल, दूसरे को कहते हैं व्हाट? दूसरे को कहते हैं बेंट्स रूल। तो क्या कहता है महाशय? हम आज यही डिस्कस करेंगे, एंड आई होप यू विल गिव मी 100% अटेंशन। ओके, बिलीव मी, ये जो मैं आज मैं मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ये हाईली स्टैंडर्डाइज्ड मटेरियल है। चलिए, आपने देखा होगा जब हम 11th क्लास में जब हम बात करते हैं किस चीज की, हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। मैं बोलता हूं दिस sp हाइब्रिडाइजेशन, फिर बोलता हूं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, फिर बोलता हूं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब हम इसके बॉन्ड एंगल्स की बात करते हैं, क्या कहते हैं हम इसको शेप यूजिंग वेस्पियर थ्योरी, वेस्पियर थ्योरी, व्हाटएवर हाउ यू प्रोनाउंस इट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। जब हम यहाँ से यहाँ जाते हैं, पहले मैं शेप की बात करूँगा, ज्योमेट्री की बात करूँगा। हम बोलते हैं ये वाला मॉलिक्यूल लीनियर होता है। ओके, नो प्रॉब्लम। ये वाला मॉलिक्यूल इफ विद नो लोन पेयर, ओके, ये वाला होता है ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। ये वाला होता है टेट्राहेड्रल, एंड आई हैव नो एक्सेप्शन। ओके, नो एक्सेप्शन एट ऑल। लेकिन जब हम इसके बॉन्ड एंगल्स की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं यहां पे जो है बॉन्ड एंगल 180 डिग्रीज है, यहां पे बॉन्ड एंगल 120 डिग्रीज है, और यहां पे बॉन्ड एंगल है 109.28 मिनट्स। लेकिन यहां से यहां जाने तक ऐसी कौन सी आफत आ जाती है कि बॉन्ड एंगल इतना डिक्रीज होता है? यही चीज आज हम एक्सप्लेन करेंगे। अगर हम इस एग्जाम्पल को गौर से देखें, हम ऑर्बिटल एनालिसिस करें, हम देखते हैं यहां से यहां जाने तक, अगर हम ये वाली एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट दिस वन, यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे एस परसेंटेज, यानी एस कैरेक्टर। यहां पे बोलते हैं 50% एस कैरेक्टर,
50% है एस कैरेक्टर। ओके, यहाँ पे है P% 50% P कैरेक्टर, नो प्रॉब्लम, P परसेंटेज 50% है। तो यहाँ पे बोलते हैं हम यहाँ से यहाँ जाने तक अगर हम देखें ये P परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है और यहाँ से यहाँ जाने तक और इंक्रीज हो जाती है। ओवरऑल सम है 100। तो जब यहां से यहां जाने तक आपको क्लियरली दिख रहा है विद नेकेड आइज कि यहां से यहां जाने तक P परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है, तो डिक्रीज क्या होगा? ऑब्वियसली S कैरेक्टर यहां से यहां जाने तक डिक्रीज होगा। फर्स्ट, यही चीज होती है कि S कैरेक्टर की डिक्रीज होने की वजह से हमारा जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज होता है। यह है इसकी एक्सप्लेनेशन। लेकिन कैसे? आप बोलोगे सर हमें कैसे समझ आएगा कि S परसेंटेज के डिक्रीज होने की वजह से ही बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है? क्या हम ये नहीं कह सकते कि P परसेंटेज के इंक्रीज होने की वजह से बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो रहा है? ये भी तो एक क्वेश्चन है। लेट अस डू ऑर्बिटल एनालिसिस। ओके, आई विल टेक एन S ऑर्बिटल which is spherical in nature. Okay, then I will take P orbital, dumbbell shape. Okay, this, suppose this is S orbital. Okay, have you gone through this or have done orbital analysis any day? If yes, अगर जब हम S orbital की बात करते हैं हम बोलते हैं this is a G-rayed orbital. I hope you know what is G-rayed. This one, this one, this is G-rayed orbital. What does a G-rayed orbital mean? G-rayed orbital is an orbital जहां पे अगर हम किसी भी डायरेक्शन में जाए, यहां से यहां जाए और फिर उसी मतलब लाइन में पीछे आ जाना है, अगर आपके वेव फंक्शन का साइन सेम रहा, यानी वेव फंक्शन का साइन चेंज ना हुआ। सपोज मैं इस सेंटर से यहां तक गया, वेव फंक्शन का साइन था पॉजिटिव, फिर यहीं से परपेंडिकुलरली पीछे गया, वेव फंक्शन का साइन था पॉजिटिव। हम ऐसे ऑर्बिटल को बोलते हैं G-rayed ऑर्बिटल। लेकिन जब हम यहां देखते हैं, सपोज मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, दिस इज द सेंटर, यहां से जाऊंगा पॉजिटिव साइन, फिर ऐसे ही पीछे जाऊंगा नेगेटिव साइन, सो दिस इज अन-G-rayed ऑर्बिटल। ओके, दिस इज G-rayed ऑर्बिटल, दिस इज अन-G-rayed ऑर्बिटल। बट क्या हम ऑर्बिटल एनालिसिस के थ्रू ये चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यही देखेंगे। ये वाला मैंने आपको बताया G-rayed है, तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, SPDF। Note this is G-rayed, this is un-G-rayed, this is G-rayed, this is un-G-rayed. This is the trick. GU. So any orbital, first starting from the S is a G-rayed, second is un-G-rayed, third is G-rayed, fourth is un-G-rayed. Note this. This is forever applicable. जब हम इसका देखते हैं S ऑर्बिटल का, इसका जब हम ऑर्बिटल एनालिसिस करते हैं तो हम बोलते हैं कि S ऑर्बिटल की क्या प्रॉपर्टीज होती है। पहले हम बोलते हैं S ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन नेचर, नो डाउट, एब्सोल्युटली आई एम satisfied with that. S orbital is spherical in nature, this is dumbbell shape, no problem. But the spherical nature of S, ये spherical nature S को क्या देता है वही हम एक्सप्लेन करेंगे। बेसिकली जो S ऑर्बिटल होता है ये बल्कीनेस को शो करता है, ये बल्कीनेस को शो करता है, और ये जो होता है ये लॉन्गिट्यूडी को शो करता है। यानी अगर S P कैरेक्टर कहीं पे ज्यादा होगा, उसमें क्या होगा, उस चीज में हायर बॉन्ड लेंथ होगी। यानी जहां पे भी आपका S कैरेक्टर ज्यादा होगा वहां पे बल्कीनेस ज्यादा होगी, लेकिन जहां पे भी आपका P कैरेक्टर ज्यादा होगा वहां पे क्या होगी, लॉन्गिट्यूडी, वहां पे लॉन्गिट्यूडी ज्यादा होगी। लॉन्गिट्यूडी मीन्स लेंथ। अब हम देखेंगे S ऑर्बिटल को। मैंने अभी बोला आपको कि जहां पे भी आपकी S परसेंटेज यानी S ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा, वहां पे बल्कीनेस आ जाएगा। लेकिन जहां पे भी P परसेंटेज आपकी ज्यादा होगी, दैट विल इंक्रीज द बॉन्ड लेंथ मींस लॉन्गिट्यूडी। नाउ तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ S परसेंटेज, जब मैंने अभी बोला आपको कि जहां पे S परसेंटेज ज्यादा होगी वहां पे बल्कीनेस ज्यादा होगी, और जहां पे P परसेंटेज ज्यादा होगी वहां पे क्या होगा, वहां पे लॉन्गिट्यूडी होगी, यानी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। यही
हम यूज करेंगे यहां पे। जब मैंने आपको यहां पे बोला कि यहां पे 50% एस परसेंटेज है, यहां पे आपको डिक्रीज और 33 पॉइंट समथिंग, यहां पे इससे कम है, तो क्लियरली यहां पे बल्कीनेस ज्यादा है, यहां पे बल्कीनेस थोड़ी सी कम है, यहां पे बल्कीनेस बहुत ही ज्यादा कम है। तो ये क्लियरली एक्सप्लेन करता है हमें बेस्ड ऑन द ऑर्बिटल एनालिसिस, व्हेन वी डू ऑर्बिटल एनालिसिस एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ these orbitals, we come to the conclusion that increasing s percentage in any orbital, in any element or in any molecule, it will increase the bond angle, increasing s percentage. तो क्लियरली अब यहां से यहां जाने तक आपकी s परसेंटेज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो क्लियरली बॉन्ड एंगल क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। ओके, नाउ अब खेला अब शुरू होता है। अब हम लेंगे स्टेटमेंट ऑफ बेंट्स रूल। क्या कहता है बेंट्स रूल? लेट्स सी बेंट्स रूल। बेंट्स रूल, बेंट्स रूल क्या कहता है? सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। सिंपल लैंग्वेज, जहां पे भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल ऑलवेज ऑक्यूपाई ए रीजन ऑफ लोअर s परसेंटेज। एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल ऑक्यूपाई ए रीजन ऑफ लोअर s परसेंटेज। यह है इसका स्टेटमेंट। सो ये हमें पता है s परसेंटेज जहां पे ज्यादा होगी, s परसेंटेज जहां पे ज्यादा होगी वहां पे क्या होगा, p परसेंटेज जो है वो कम होगी, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। s परसेंटेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p परसेंटेज। तो हम इनडायरेक्टली बता सकते हैं जहां इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल ऑक्यूपाई रीजन ऑफ लोअर s परसेंटेज बट एंड ए रीजन ऑफ हायर s परसेंटेज, p परसेंटेज, सॉरी p परसेंटेज। ये है इसका स्टेटमेंट। ये हम करेंगे याद फिलहाल कुछ टाइम के लिए, ये हम याद करेंगे। ये स्टेटमेंट हमें याद रखना है। अब हम आएंगे अपने क्वेश्चंस के, जो मैंने कुछ क्वेरीज उठाई थी पहले। मैंने बोला था आपको कि मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताए थे स्टूडेंट्स, कौन कौन सी एग्जाम्पल्स थी वही देखेंगे हम। ओके, मैंने बताया था आपको अगर हमारे पास C है, CCl है, ये एक बॉन्ड है, यहां पे H है, यहां पे H है, यहां पे H है, एक और है C है, CCl है, F है, F है और F है। मैंने बताया था ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी कि ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। अब इसके एक्सप्लेनेशन का वक्त है। बेंट्स रूल को यूज करके हमने बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल ऑक्यूपाई रीजन ऑफ हायर लोअर s परसेंटेज। जहां पे भी आपकी s परसेंटेज कम होगी वहां पे कौन जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जब हम इस चीज को देखते हैं, ये क्या है, यहां पे दिस स्पॉट इज सेम, नो प्रॉब्लम, दिस इज सेम। सो जो भी लोचा करेगा वो ये F करेंगे और H करेंगे। तो एक्सप्लेन भी इन्हीं को यूज करके हमें करना है। ओके, तो हम बोलते हैं F वर्सेस H। है कोई कंपैरिजन? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दिस इज द फादर ऑफ ऑल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा हाई होती है, 4 होती है, एंड इसकी बहुत ही ज्यादा कम है, 2.1 होती है। ओके, तो जब हम इसका कंपैरिजन करेंगे, हम बोलते हैं F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल ऑक्यूपाई रीजन ऑफ लोअर s परसेंटेज। तो ये कहां जाएगा, इट विल ऑक्यूपाई रीजन ऑफ लोअर s परसेंटेज। मीन जब इस रीजन में जब इस रीजन में क्या होगा, इस रीजन में s परसेंटेज बहुत ही ज्यादा कम होगी, बहुत ही ज्यादा कम, लोअर
एस परसेंटेज। इस रीजन में क्या होगा, लोअर एस परसेंटेज होगी। तो जो भी एस परसेंटेज होगी वो बहुत ही ज्यादा यहां पे कम होगी। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे हाई पी परसेंटेज होगी, क्योंकि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिस रीजन में एस परसेंटेज ज्यादा होगी वहां पे पी परसेंटेज कम होगी। तो इस रीजन में क्या है, इस रीजन में हाई पी परसेंटेज है लेकिन एस परसेंटेज बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन जो ये एस परसेंटेज यहां पे कम है वो एस परसेंटेज फिर कहां होगी, दूसरे पार्ट में होगी, मीन जहां पे हाई एस परसेंटेज है। नोट दिस, हाई एस परसेंटेज। ओके, अब यहां पे आते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा कम है एज मैन कंपेयर्ड विद एफ का कोई रोल ही नहीं है, कोई मतलब कंपैरिजन ही नहीं है। तो ये इट विल ऑक्यूपाई रीजन ऑफ electronegative element will occupy region of lower S, but this is not an electronegative element when compared with F, so it will occupy region of high S percentage। तो यहां पे क्या होगी, यहां पे S परसेंटेज ज्यादा होगी। तो जब यहां पे S परसेंटेज ज्यादा होगी, P परसेंटेज बहुत ही ज्यादा कम होगी, B परसेंटेज। तो जो P परसेंटेज होगी वो कहां पे होगी, वो यहां पे होगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया। अब हम किस कंक्लूजन पे पहुंच गए, देखिए हम पहुंच गए इस कंक्लूजन पे कि यहां पे है, यहां पे पी परसेंटेज बहुत ही ज्यादा हाई है, पी परसेंटेज हाई है, पी परसेंटेज हाई इस रीजन में, इस रीजन में पी परसेंटेज बहुत ही ज्यादा हाई है और इस रीजन में एस परसेंटेज बहुत ही ज्यादा है। तो मैंने पहले बताया था आपको कि पी का एक प्रॉपर्टी होती है कि वो लॉन्गिट्यूडिटी को दिखाता है। तो जब इस वाले रीजन में पी परसेंटेज हाई है तो ये क्या होगी, ये लंबी होगी ये बॉन्ड। और इसमें क्या है, इसमें एस परसेंटेज ज्यादा है, इसमें एस परसेंटेज ज्यादा है, तो ये बॉन्ड क्या होगी, शॉर्ट होगी। क्योंकि जब हम एस ऑर्बिटल की तरफ देखते हैं वो बल्कीनेस को शो करता है, वो लॉन्गिट्यूडिटी को शो नहीं करता है, यही चीजें हैं। तो यही है इसकी एक्सप्लेनेशन कि यहां पे बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है, CCl, जहां पे पीछे इसके H लगे हो, और जहां पे F लगे हो उस वहां पे बॉन्ड लेंथ कम होगी, वहां पे बॉन्ड लेंथ बहुत ही ज्यादा कम होगी। तो ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन। अब दूसरा क्वेश्चन, वो भी तो एक्सप्लेन करना है। देखिए उसका भी एक हमें थोड़ी बहुत मैं आपको इंसाइट दूंगा उस एग्जाम्पल की, फिर आप कहीं पे भी इसको अप्लाई कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। ओके, एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। दिस इज C, दिस इज H, दिस इज H और दिस इज F एंड दिस इज F। सपोज मैं आपको बोलता हूं कि ये बॉन्ड एंगल अल्फा है और ये बॉन्ड एंगल बीटा है और ये बॉन्ड एंगल गामा है। ऑब्वियसली दे विल बी डिफरेंट, बिकॉज अगर हम देखेंगे यहां से इनके साइड वाले एटम्स डिफरेंट है, तो कब कर ले उनका एक इफेक्ट होगा तो वो डिफरेंट होंगे, ये और ये फिर आपस में सेम होंगे। क्या कोई ऐसा महाशय है, कोई स्टूडेंट है जो मुझे बताएगा इनको एक ऑर्डर में अरेंज करेगा, एक अल्फा इज लेस देन बीटा इज लेस देन गामा, बी अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन गामा, C gamma is greater than beta is greater than alpha, D beta is greater than alpha is greater than gamma। कौन सा है इनमें ऑप्शन करेक्ट? यही इसकी एक्सप्लेनेशन देता है हमें बेट्स रूल। तो बेट्स रूल के हिसाब से मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल ऑक्यूपाई रीजन ऑफ लोअर S। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, यहां पे ये है। तो ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जिसकी वजह से ये क्या करेगा, इट विल ऑक्यूपाई रीजन ऑफ लोअर S। जब यहां पे ये रीजन ऑफ लोअर S करेगा, या ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इट विल ऑक्यूपाई रीजन ऑफ हायर S परसेंटेज, इसमें S परसेंटेज ज्यादा होगी यहां पे। तो जब यहां पे S परसेंटेज ज्यादा होगी, ये भी तो वही एटम है, यहां पे भी तो S परसेंटेज ज्यादा होगी। तो इट मीन्स कि ये इस सारे रीजन में जो है S परसेंटेज ज्यादा होगी। तो मैंने अभी क्या बताया था आपको कि अगर हम एक इसकी तरफ देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन के sp2 sp3,
हम देखते हैं यहां से यहां जाने तक s परसेंटेज जो है वो डिक्रीज होती है, तो बॉन्ड एंगल भी तो डिक्रीज हो रहा है 180, 120 एंड 109। ओके, तो इट मीन्स क्लियरली, तो एक हम स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड कर सकते कि s बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s परसेंटेज। जहां पे भी आपका जो है बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा वहां पे आपकी s परसेंटेज ज्यादा होगी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s परसेंटेज। ओके, s परसेंटेज। तो अगर हम यहां पे देखें, यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा कम है, तो बेट्स रूल को यूज करके हम क्या कहते हैं कि यहां पे s परसेंटेज ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस मींस हायर s परसेंटेज, मींस ये वाला रीजन जो होगा इसमें क्या होगा, इसमें s परसेंटेज बहुत ही ज्यादा हाई होगी। तो इस रूल को इस्तेमाल करके इसको यूज करके हम नहीं बोल सकते हैं कि फिर तो ये वाला अल्फा सबसे बड़ा होगा। अब हम यहां आते हैं, यहां पे s परसेंटेज ज्यादा बट यहां पे p परसेंटेज ज्यादा, क्योंकि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल ऑक्युपाई रीजन ऑफ हायर p कैरेक्टर नॉट s कैरेक्टर। तो फिर तो ये क्लियरली बताएगा कि यहां पे s ज्यादा, यहां पे p ज्यादा, तो बट यहां पे एक साइड में तो s ज्यादा है मींस बीटा, दूसरा बॉन्ड एंगल आएगा बीटा। तो तीसरा कौन आएगा, हायर एस, लॉन्गिट्यूडिटी ज्यादा बट बॉन्ड एंगल लेस। तो कौन है, ये था इसका करेक्ट आंसर। ये आया था CSIR नेट 2023 में, यही क्वेश्चन आया था, 4 मार्क्स का आया था। ओके, तो ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन। तो एक और एग्जांपल मैं लूंगा, एक और एग्जांपल, अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जहां पे हम बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, बार बार हम कंफ्यूज होते हैं वहां पे, क्योंकि हम रट्टा लगाते हैं ना केमिस्ट्री का, यहां पे रट्टा नहीं चलता है। मैं एक सिंपल मॉलिक्यूल लूंगा, ये NH3, हम ऐसे लिखेंगे, NH3 एंड NF3। यहां पे मैंने बताया था आपको, यहां पे हायर बॉन्ड एंगल है, यहां पे लोअर बॉन्ड एंगल है। क्यों? क्योंकि जब हम देखते हैं सेंट्रल एटम तो सेम है बट सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, तो सेंट्रल एटम वाले रूल को तो हम डिस्कार्ड कर पाएंगे कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम, बिकॉज़ सेंट्रल एटम इज सेम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी सेम, सो नो एक्सप्लेनेशन बाय दिस। सो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम एक डिफरेंट चीज ले सकते हैं, यहां पर यूज कर सकते हैं, दैट इज कि यूजिंग बेट्स रूल वी कैन एक्सप्लेन दिस। ओके, कैसे, देखिए कैसे हम बताएंगे, क्योंकि ये जो H है ये लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी, सो इट विल ऑक्युपाई रीजन ऑफ हायर S परसेंटेज। तो ये इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा है, सो इट विल ऑक्युपाई रीजन ऑफ लोअर S परसेंटेज मींस हायर P परसेंटेज ज्यादा होगी। तो जब यहां पे S इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसमें ये ऑक्युपाई करेगा रीजन ऑफ हायर S, ये ऑक्युपाई करेगा F ए रीजन ऑफ लोअर S यूजिंग बेट्स रूल। क्लियरली जहां पे S ज्यादा वहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा, तो यहां पे 107 इसीलिए आता है और यहां पे 102 इसीलिए आता है। ये थी एक्सप्लेनेशन, ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन। नाउ last example, that's about structural analysis. Can we do structural analysis using Batts rule? Yes. आपने सुना होगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है, देखिए ये sp3d, ये dz स्क्वायर होता है, इसका भी एक लोचा है, dz स्क्वायर ही क्यों आता है, dxy dyz dz स्क्वायर, ये d ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर क्यों होता है, dz स्क्वायर ही क्यों होता है, बिकॉज ऑफ ओरिएंटेशन एंड एनर्जी एनालिसिस, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ओके, नाउ हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कहते हैं कि जब ये वाली हाइब्रिडाइजेशन होती है, हमारा जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जिसमें क्या होता है, जिसमें दो चीजें होती हैं, एक होती है एक्सियल बॉन्ड्स और दूसरी होती है इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ठीक है,
मैं बताऊंगा PF2Cl3, ये चीजें हमें, अगर हम इसका स्ट्रक्चरल एनालिसिस देखते हैं, मैं बनाऊंगा ऐसे इसको Cl Cl F F और F। स्ट्रक्चरल एनालिसिस के यूज करके हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, ऐसे ऐसे। ऐसे कर सकते हैं, ऐसे। तो ये क्या है, एक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जियोमेट्री है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जियोमेट्री है। अब है क्वेश्चन एराइज होता है, क्या मैं इसको ऐसे ही बना सकता हूं? ये वाला स्ट्रक्चर राइट है, ये वाला स्ट्रक्चर करेक्ट है कि ये वाला स्ट्रक्चर? ये चीजें भी हमें बताता है कौन? ये बेंट्स रूल हमें बताता है, ये बेंट्स रूल हमें बताता है कि ये वाला स्ट्रक्चर राइट है क्या, ये वाला स्ट्रक्चर। ये भी बेंट्स रूल ही हमें बताता है ऐसे। ये बेसिकली जो ये वाला बॉन्ड एंगल होता है ये 120 होता है, जो ये वाला बॉन्ड एंगल होता है ये 90 डिग्रीज होता है। इन बॉन्ड्स को हम एक्सियल बॉन्ड्स कहते हैं और इन बॉन्ड्स को हम इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कहते हैं। ओके, तो कहते हैं कि ये वाला स्ट्रक्चर अगर आपने कहीं पे भी लिखा तो आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल गलत है, आपको 0 नेगेटिव मार्किंग आएगी। और अगर ये वाला आपने लिखा है तो ये करेक्ट स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि इसी रूल को इस्तेमाल करके ये क्या बताता है, ये रूल, कि जहां पे भी आपका S% ज्यादा होगी, जहां पे भी आपकी S% ज्यादा होगी वहां पे क्या होगा, वहां पे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जाएगा। जहां पे भी आपके S% ज्यादा होगी वहां पे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जाएगा। सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है इनमें से? जब हम देखते हैं Cl, हम देखते हैं Cl वर्सेस F। F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा हाई है, इसकी 4 है और इसकी 3 to 3.5 होती है। तो क्लियरली ये क्या करेगा, ये ऐसे रीजन को ऑक्यूपाई करेगा जहां पे आपका लोअर S% है। तो जब हम देखते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप की तरफ, तो जब हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप की तरफ देखते हैं तो हमारे वहां पे 2 रीजन्स होते हैं। जब मैंने आपको बताया कि उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है, वो होती है sp3d। और जब हम इसको देखते हैं फिर इसको हम मतलब ब्रेक करते हैं, हम बोलते हैं यहाँ पे 3 sp बॉन्ड्स बनती हैं और 2 pd बॉन्ड्स बनती हैं। और जो ये वाले 2 pd बॉन्ड्स होती हैं ये एक्सियल बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करती हैं और ये 3 बॉन्ड्स इक्वेटोरियल बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करती हैं। वही हम फिर बताते हैं ऐसे, देखिए दिस इज एक्सियल बॉन्ड्स, इन बॉन्ड्स को हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। यहाँ पे बेरसीडो रोटेशन होती है क्योंकि ये आपस में चेंज करते हैं जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आ जाती है, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पे हमने बताया कि जब हम इसको ब्रेक करते हैं ये D होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 sp बनती हैं, 2 pd बनती हैं और जो ये वाली बॉन्ड्स होती है ये pd बॉन्ड्स होती हैं। मीनस जब हम देखते हैं एक्सियल बॉन्ड्स में आपका S% है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे तो S का कोई मतलब कंट्रोल ही नहीं है, S का कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है। लेकिन जब हम इस वाले बॉन्ड को, इस वाले बॉन्ड को देखते हैं यहाँ पे आपके हैं क्या sp1, sp2, sp3। तो इट मींस क्लियर कि इक्वेटोरियल पोजीशंस में क्या होगी, आपकी इक्वेटोरियल पोजीशंस में आपका S% है, आपका S% है। तो इट मींस कि जहां पे आपका S% होगा तो क्या अब वहां पे मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो अगर हम ये वाली एग्जांपल देखें PF2Cl3, तो यहां पे तो आपको डेफिनेटली करना है फिर, क्योंकि जो F है वो क्या है, दैट्स एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो F कहां जाएगा? F यहां पे जाएगा क्योंकि इसमें S का कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है। और जब हम C को देखते हैं, C तो क्लियरली इक्वेटोरियल पोजीशंस पे जाएगा क्योंकि
क्योंकि C इज कंपैरेटिवली लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि C में क्या है, इन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स में क्या होता है, इनमें S परसेंटेज होती है, लेकिन एक्शियल बॉन्ड्स में S परसेंटेज नहीं होती है। एक्शियल बॉन्ड्स लंबी होती हैं, ये वीक होती हैं, और जिसकी वजह से फिर ये आपस में क्या करते हैं, बैरिसिडो रोटेशन, ये कंटिन्यूअसली रोटेट हो जाती हैं, यानी एक्शियल चेंज उनटू इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल चेंज उनटू एक्शियल, एंड दिस रोटेशन वी कॉल इन केमिस्ट्री लैंग्वेज एज बैरिसिडो रोटेशन, एंड दिस गिव्स अल्टीमेट स्टेबिलिटी। और ये एक इंटरमीडिएट से पास होती हैं, जो अभी मैं मतलब यहाँ पे बोलना मतलब मुझे नहीं लगता है ठीक है, क्योंकि ये आउट ऑफ टच हो जाएगा टॉपिक, तो उसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री, ये इसका इंटरमीडिएट होता है। तो यही एक्सप्लेनेशन के यहाँ पे भी आपको यहाँ पे हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, आप उसको हमेशा उस रीजन में रखिए जहाँ पे लोअर S परसेंटेज हो, और जहाँ पे हायर S परसेंटेज हो उस रीजन में क्या रखिए, उस रीजन में आप लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रखिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ जहाँ पे भी S परसेंटेज ज़्यादा होगी वहाँ पे हायर बॉन्ड एंगल होगा, और जहाँ पे आपकी P परसेंटेज ज़्यादा होगी वहाँ पे हायर बॉन्ड लेंथ होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रक्चरल एनालिसिस यूजिंग बैट्स रूल। इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट इतने टाइम में ऐसे एग्जाम्पल्स को कवर करना, बट एक दिस वाज बेसिकली अ बेसिक इंसाइट रिगार्डिंग दिस टॉपिक। और नेक्स्ट टाइम अगर टाइम मिला इसके बाद हम tomorrow I will be using and starting Drago's rule using bond angle comparison। यहाँ पे हम फिर बोलते हैं वो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उसमें कुछ ड्रैगोज मॉलिक्यूल होते हैं, उन पे बॉन्ड एंगल पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम देखेंगे इंशाल्लाह कल। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम तांत्रे सर, एंड I teach chemistry, inorganic chemistry and physical chemistry. So be in touch with me, and I will be teaching you with some amazing tricks. So be in touch with me. Khuda Hafiz.